हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 15 तक हम लोग पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। जो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ये आपको स्पेशल सीरीज चलाया जा रहा था। एडुटेरिया का जो 7500 प्लस MCQ का सामान्य अध्ययन बुक आया है, ठीक है, उससे हम लोग स्टार्ट किए थे। इसमें आपको एक प्रैक्टिस सेट में मोस्ट इंपोर्टेंट 50 जीके जीएस का क्वेश्चन कराया जाता है फुल डिस्कशन के साथ। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। जिनका एग्जाम आने वाला है, ठीक है, या जिनका एग्जाम चल रहा है, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज चलाया जा रहा है, ठीक है, जीके जीएस का। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है लिंक, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आते हैं हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16 का फर्स्ट क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट नंबर 16 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत निम्न से कौन थे। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना का जो प्रेरणा स्रोत थे वो थे आपका महात्मा गांधी थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारतीय राजनीति के विदेश नीति का आदर्शवादी चरण माना जाता है किसको। तो भारतीय राजनीति के विदेश नीति का आदर्शवादी चरण माना जाता है किसको, तो वो आपका नेहरू युग को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक किस लोकसभा कार्यकाल में रखा गया था। तो ये रखा गया था आपका चौथी, ठीक है, लोकपाल जो संसद पहला विधेयक हुआ था, ठीक है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक जो था वो चौथी जो था कार्यकाल में रखा गया था। कब रखा गया था, तो ये रखा गया था 1968 में रखा गया था, ये विधान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि स्थगन प्रस्ताव के लिए कितने सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होता है। तो स्थगन प्रस्ताव के लिए 50 सदस्यों की आवश्यकता होता है, ठीक है, सदस्यों का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारतीय न्याय प्रणाली में रिट हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ होता है आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि अगस्त 1953 में भारत सरकार के द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्न सदस्यों में से कौन शामिल थे। तो शामिल थे कौन कौन थे, जस्टिस फजल अली, KM पनिकर, हृदयनाथ कुंजारू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सी सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणियां हैं। तो सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणियां वो आपका अरावली है, जो कहाँ है, तो राजस्थान में है और इसका ऊंचाई कितना है, तो 1722 मीटर ऊंचाई है। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में है, इसका ऊंचाई है 4014 मीटर, ठीक है। यूराल पर्वत जो है वो कहाँ है, तो यूराल पर्वत है यूरोप में और इसका ये जो है कजाकिस्तान के सीमा पर स्थित है और इसका ऊंचाई है 1895 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम भारत दक्षिण पार्श्व के क्षेत्र में अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा विस्तार जो है वो जलोढ़ मिट्टी का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि मानसून परिवर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का प्रभाव रहता है। तो रहता है आपका ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का प्रभाव रहता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और बताना इसमें कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया गया है, पहला कथन है कि यह गोंडवाना लैंड का एक भाग है, ठीक है, पहला गोंडवाना लैंड का एक भाग है। दूसरा हो जाएगा यह आर्कियन युग की अवसादी चट्टानों से निर्मित है, तो यह गलत है। तीसरा है कि यहाँ की चट्टाने के रूपांतरण के साक्ष्य दिखाई देते हैं, तो यह सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो पहला और तीसरा कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना इसमें कि कौन सा कथन जो है वो सही है, ठीक है। पहला कथन दिया गया है कि उन्होंने बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद के संरक्षण दिया था, तो यह सही है। दूसरा है कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ राजस्व यज्ञों के प्रदर्शन को पुनर्जीवित किया और इस प्रकार ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया था, यह भी सही है। तीसरा है कि उन्होंने प्राकृतिक भाषा और साहित्य को संरक्षण दिया था, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। 1, 2, 3 तीनों कथन क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस प्राचीन स्तूप का नाम धान्य कटक है। तो धान्य कटक जो है वो है आपका अमरावती का स्तूप का नाम जो है वो धान्य कटक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितनी बार हुआ है। तो ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख हुआ है 24 बार। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में सबसे छोटे स्तर पर कौन सा न्यायालय कार्यरत था। तो सबसे छोटा न्यायालय कार्यरत था वो था आपका ग्राम सभा, किसके समय में, तो मौर्य काल के समय में।
ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना करता है चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब से कब तक शासन रहा था मौर्य वंश का? तो 322 बीसी से लेकर के ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में कौड़ियों के माध्यम से वस्तु विनिमय प्रणाली को वर्णित किया था? तो वस्तु विनिमय प्रणाली को वर्णित किया था वो है आपका फाहियान। ठीक है, पहला चीनी यात्री था जो भारत आने वाला था वो था फाहियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो संधि विग्रहिक था वीरसेन था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो कार्यकाल था वो था आपका 375 ईस्वी से लेकर के 414 ईस्वी तक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में महाबली, ठीक है, महाबलाधिकृत अधिकारी किस विभाग से संबंधित है? तो यह संबंधित आपका सेना का सेनापति होता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और बताना है इसमें कि कौन सा सही है। विद्रोही नेता और विद्रोह का केंद्र कौन सा था? ठीक है, तो बहादुर शाह द्वितीय जो था ये था दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे। ब्रिजिस कादिर जो थे ये कर रहे थे लखनऊ से नेतृत्व कर रहे थे। कुंवर सिंह जो थे ये थे आपका जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे और लियाकत अली इलाहाबाद से कर रहे थे। एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है, कि विद्रोही नेता जो थे और ये सभी जो है 1857 के विद्रोह से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा। बहादुर शाह द्वितीय जो थे ये दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, ब्रिजिस कादिर जो थे लखनऊ से कर रहे थे। कुंवर सिंह कर रहे थे जगदीशपुर से बिहार से। लियाकत अली कर रहे थे इलाहाबाद से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर 3 1 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकार नहीं था? तो जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकार नहीं था वो था आपका बसावन था, नहीं था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। जहांगीर का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी सहायता से 1755 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका डिंडीगुल में। ठीक है, डिंडीगुल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जेबीपी आयोग ने निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था? तो जेबीपी आयोग में निम्न में कौन शामिल नहीं था? वो था आपका राजेंद्र प्रसाद जो थे वो शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद के संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक जो था अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप से कारण का जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुत, ठीक है, बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। वो कौन थे? तो वो थे आपका जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब निम्नलिखित सिद्धांतों का उल्लंघन होना। किसका? तो अहिंसा का उल्लंघन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो 1939 से लेकर के 1945 तक युद्ध था। ठीक है, 6 साल युद्ध चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई के उच्च न्यायालय में निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? तो अस्तित्व में आया था लॉर्ड केनी के समय। ठीक है, लॉर्ड केनी का कार्यकाल था 1856 से 62 तक। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल रहा था 1899 से 1905 तक। लॉर्ड लॉरेंस का कार्यकाल रहा था 1864 से 69 तक और लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल रहा था 1916 से 21 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद के संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किससे बनाया था? तो मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया था मोहम्मद रजा खान को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि किसी गोलीय दर्पण की किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यदि गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसका फोकस दूरी जो है अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि अतिचालक का लक्षण क्या होता है? तो अतिचालक का लक्षण होता है शून्य पारगम्यता होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो धुआं जो है वो गैस में ठोस का विलयन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय हरित सवाल है? तो कोशिकीय हरित सवाल है आपका क्लाइडो, ठीक है, क्लाइडो क्लेमा इडोमोनास है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि निम्न में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो पादप जगत का उभयचर कहा जाता है आपका ब्रायोफाइटा को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इनमें कौन सा जीव परिजीवी पोषक युक्त दर्शाता है? ठीक है, इनमें से कौन सा जीव जो है वो परिजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है? तो है आपका अमरबेल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? तो द्विलिंगी पुष्प जो है वो है आपका गुड़हल और सरसों। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि द्विलिंगी पुष्प जो है कौन कौन से हैं? तो आपका गुड़हल और सरसों का जो पुष्प है वो द्विलिंगी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि यकृत में यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो यकृत में यूरिया का जो संश्लेषण होता है वो होता है आपका ऑर्निथियन चक्र के द्वारा। ठीक है, ऑर्निथियन चक्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि मानव के निम्न अंगों में कौन सा एक प्रतिरक्षी
अनुक्रिया के प्रदर्शन में शामिल नहीं है। तो मानव के निम्न से किस अंग में, ठीक है, एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रदर्शन में शामिल नहीं है, तो है आपका मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि हमारे शरीर में त्वचा के तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करते हैं। तो वसा जो रहता है त्वचा के अंदर, उसको शरीर की उष्मा का क्षय को, ठीक है, क्या करता है, तो क्षय को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न किस आहार को नाइट्रोजनी आहार भी कहा जाता है। तो नाइट्रोजनी आहार कहा जाता है प्रोटीन को, और प्रोटीन में क्या क्या पाया जाता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 4 तत्व पाए जाते हैं प्रोटीन में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में केवल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से एक यौगिक तुल्यकारी भार और आणविक भार का समान है। तो आणविक भार तुल्यकारी और आणविक भार समान है, वो है आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है। तो श्वेत फास्फोरस है वो मंद ऑक्सीकरण के कारण दीप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि AB, ठीक है, एक ब्रीडर रिएक्टर वह है, ठीक है, जो क्या करता है, जो उपभोग की तुलना में अधिक विखंडनीय सामग्री का उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1924 में बायोकॉम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो 1924 में बायोकॉम सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाले थे KP, ठीक है, KPK मेनन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे। तो महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक थे वो थे आपका पेरुन देवनार थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक निम्न से कौन थे। तो कुरल के लेखक थे त्रिवल्लुवर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर स्थित है कहाँ पे, कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र कहाँ स्थित है। तो भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि डर्बी शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो डर्बी शब्द जो है यह संबंधित है घोड़दौड़ से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली का विचार सर्वप्रथम किस कमीशन ने प्रस्तुत किया था। तो यह प्रस्तुत किया था आपका कोठारी कमीशन ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और बताना है इसमें कि इसमें कौन सा कथन, ये जो है बताना है कि चयन करना है कि कौन सा इसमें उत्तर सही है। तो राष्ट्रीय वन नीति जो था ये कब हुआ था। तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आया था। राष्ट्रीय विद्युत नीति जो था ये आया था 2005 में। राष्ट्रीय खनिज नीति जो था ये कब आया था, तो 2008 में आया था। और जनसंख्या नीति जो था वो कब आया था, तो 2000 में आया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4, 3, 2, 1। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नई आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है। तो नई आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है वो आपका केंद्रीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि गिफिन वस्तुओं के लिए मांग वक्र होता है क्या। तो गिफिन वस्तुओं के लिए जो मांग वक्र होता है ऊपर की ओर चढ़ता हुआ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। दिया गया है कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार निम्न से किसके बीच संबंध की खोज किया गया था। ये खोज किया गया था खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि के बीच में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह हम लोग सेट नंबर 16 जो था इस वीडियो में समाप्त कर लिया है, जिसमें आपको 50 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस का क्वेश्चन कराया गया है फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।